Hello everyone, welcome to ITLS Academy. आज के लेक्चर का टॉपिक है द केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ये कंटिन्यूएशन है इस प्रॉपर चैप्टर का। पार्ट 4 है ये। इससे पहले हम लोग 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद पार्ट 4। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स के बारे में देखा था। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उसमें ही नेक्स्ट आता है प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के बारे में बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने जानी, अभी प्रोटीन के बारे में जानते हैं। बेसिकली जो प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी का, हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक है। हमारा पूरा बॉडी ही प्रोटीन्स का बना हुआ है। कई प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि हमारी स्किन में कोई दूसरी है, हमारे नेल्स में, हेयर्स में कोई दूसरी प्रोटीन है। इस तरीके से पूरी ही बॉडी अलग अलग तरीके की प्रोटीन्स की बनी होती है। कुछ पॉइंट्स प्रोटीन के बारे में जानते हैं। प्रोटीन्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन्स जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। चारों ही मेजर एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं। अगला पॉइंट है प्रोटीन्स हैव मेनी रोल्स इन द बॉडी एंड are largely responsible for the structure of body tissues. बहुत सारे रोल्स हैं बॉडी में प्रोटीन्स के, एज वेल एज ये बॉडी के स्ट्रक्चर को भी फॉर्म करते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर बनाने में भी हेल्प करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रोटीन्स की कुछ और प्रॉपर्टीज। सबसे पहला, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। हमारी बॉडी में अनेक प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। उन तरह तरह की होने वाली रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? एंजाइम्स। एंजाइम्स कैटलिस्ट होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को करवाते हैं, वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं। ज़्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। पहले ये माना जाता था कि सभी प्रकार के एंजाइम्स प्रोटीन हैं, लेकिन उसके बाद में कुछ एक एक्सेप्शंस पता चले, कुछ अपवाद पता चले, जैसे कि एक राइबोजाइम है जो कि एक आरएनए मॉलिक्यूल है, लेकिन वो एंजाइम की तरह वर्क करता है। हम ये कह सकते हैं कि सारे एंजाइम्स प्रोटीन नहीं होते, लेकिन मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं और उनका वर्क होता है स्पीड अप मोस्ट बायोकेमिकल रिएक्शंस। शरीर में होने वाली अनेक क्रियाओं के रेट को बढ़ाने में इनका मेन योगदान होता है। कुछ और प्रोटीन्स हैं। अदर प्रोटीन्स वर्क एज मोटर टू डिराइव मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? आप अपने हाथ को, पैर को हिलाते हैं, चलाते हैं, स्ट्रेच करते हैं। ये सब क्रियाएं जो हो रही हैं वो मसल के कॉन्ट्रैक्शन से हुई होती हैं। हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं स्ट्रेच होती हैं, ओपन होती हैं और उन्हीं से बॉडी में मूवमेंट पॉसिबल होता है। अगला पॉइंट, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंटीबॉडीज हैं वो भी प्रोटीन होती हैं। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीबॉडीज हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम का, जो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है और वो पार्ट इतना बड़ा, इतना मेजर पार्ट प्रोटीन होता है। दैट डिफेंड अगेंस्ट इनवेरिंग माइक्रोब्स। एंटीबॉडीज मदद करते हैं कोई भी बाहर से अगर पैथोजन या डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, या कह सकते हैं कि
किसी भी बीमारी को फैलाने वाला कोई भी माइक्रोब अगर इंटर करता है हमारे शरीर में, तो उसको शरीर से हटाने में, उसको बॉडी से एलिमिनेट करने में एंटीबॉडीज मदद करते हैं। अगला पॉइंट, सम हॉर्मोन्स दैट रेगुलेट होम्योस्टैसिस आल्सो आर प्रोटीन्स। कुछ हॉर्मोन्स होते हैं। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जो ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं और कई सारी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। और उन्हीं क्रियाओं में से एक है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, और उसमें हार्मोन्स हेल्प करते हैं जो कि प्रोटीन्स होते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि प्रोटीन्स का हमारे लिए कितना मेजर रोल है, कितने बड़े स्केल पे ये प्रोटीन्स हमारी हेल्प कर रहे हैं। अगला आता है अमीनो एसिड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। क्या होते हैं अमीनो एसिड्स? अभी अभी हमने प्रोटीन पढ़ा। प्रोटीन क्या था? हमारे शरीर का एक बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब हमारे शरीर के फॉर्मेशन में मदद कर रहा था। लेकिन जो अमीनो एसिड्स होते हैं, ये होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोटीन्स के। अमीनो एसिड्स मिलके बनाते हैं प्रोटीन्स को, और इसके साथ ही पॉलीपेप्टाइड्स। तो चलिए देखते हैं। The monomers of proteins are amino acids. मोनोमर्स का मतलब उम्मीद है सभी को याद होगा, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में ही अच्छे से डिस्कस किया है। जो मोनोमर्स होते हैं वो होते हैं कि सबसे छोटी इकाई प्रोटीन्स की होती है अमीनो एसिड। अगर हम अपने शरीर की बात करें तो 20 तरीके के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो चलिए आगे कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। Each of the 20 different amino acids has a hydrogen atom and 3 important functional groups attached to a central carbon atom. ये देखिए डायग्राम में, होपफुली आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही क्लियरली चीज़ें दिखाई गई हैं। एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर समझना है। देखिए एक कार्बन एटम है, आपको पता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सारी ही चीज़ें प्रेजेंट होती हैं प्रोटीन में। जब प्रोटीन के मोनोमर्स हैं अमीनो एसिड्स, तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ें अमीनो एसिड्स में भी प्रेजेंट होंगी। तो स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले कार्बन है, कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसके साथ में ही एक NH2 ग्रुप है, अमाइन ग्रुप इसको बोलते हैं या अमीनो ग्रुप बोलते हैं। एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो कि होता है COOH, और इसके अलावा एक R ग्रुप होता है। R ग्रुप क्या होता है? R एक फंक्शनल ग्रुप है जो डिसाइड करेगा कि ये कौन सा अमीनो एसिड होने वाला है। R की जगह पे कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, CH3OH हो सकता है, CH3SH हो सकता है, और उसी के बेस पे ये R डिसाइड करेगा कि कौन सा ये अमीनो एसिड होने वाला है। अब क्वेश्चन आता है कि ये R ही क्यों डिसाइड करेगा? अरे भाई, क्योंकि सारे ही तो स्ट्रक्चर्स सभी में सेम है। क्योंकि सारे स्ट्रक्चर जब ये सेम रहेंगे, तो जब किसी चीज़ को डिफरेंशिएट करना है तो ऑब्वियसली हमें वो चीज़ ढूंढनी होगी जो उन सबसे अलग होगी, और अलग होगी ये R ग्रुप। यही R ग्रुप डिसाइड करेगा कि कौन सा अमीनो एसिड बनने वाला है। तो देखिए यही बताया गया है। अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में एक अमीनो ग्रुप होता है, एक एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और एक साइड चेन होती है जिसको हम R ग्रुप बोलते हैं। The covalent bond joining each pair of amino acids is a peptide bond. अब ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। इधर भी जुड़ेगा, इधर भी जुड़ेगा, इधर इससे कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ेगा आके, और इससे यहाँ पे अमीनो ग्रुप आके जुड़ेगा,
और इस तरीके से ये पॉलीपेप्टाइड बना लेंगे। बहुत सारे एमिनो एसिड्स जब मिल जाएंगे तो वो पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे और वो जुड़े हुए होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। अगला देखते हैं लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटीन्स। एक हम अगर डायरेक्टली बात करें कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम सिंपली प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, कितने टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिएगा, प्रोटीन्स एग्जिबिट 4 लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटीन में 4 लेवल पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। सबसे पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसका नाम ही बता रहा है, कुछ बहुत प्राइमरी चीज़ है, कुछ इनिशियल चीज़ है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत सारे एमिनो एसिड्स एक सिंपल चेन लाइक स्ट्रक्चर में जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़ के, और वो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को बोला जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं आपको, ये देखिएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर का डायग्राम है। सबसे पहला डायग्राम प्राइमरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए एमिनो एसिड्स हैं, सारे एमिनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक सीधी लाइन है और उसी लाइन में एमिनो एसिड्स जुड़े हुए हैं। ज्वाइनिंग के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड। जैसा कि हम जानते हैं प्रोटीन्स के लिए जो बॉन्ड होता है उनके बीच में वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड से जब एमिनो एसिड्स एक सिंपल स्ट्रक्चर में जुड़ते हैं तो उसी को बोला जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगला आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर बना हुआ है यही अपने ऊपर ही फोल्ड होता है, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे कि अगर इसने हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर बना लिया तो बन गया अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स के अलावा अगर ये एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरीके से अरेंज होके कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ये बन जाएंगे बीटा शीट, इस तरीके से। तो कुछ ये स्ट्रक्चर होते हैं अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। आप देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, जो बी वाला डायग्राम है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स इसमें दिखाए गए हैं। एक इसमें अल्फा हेलिक्स है और एक यहाँ पे बीटा प्लीटेड शीट दिखाई गई है। अल्फा हेलिक्स देखिए राइट हैंडेड एक अल्फा हेलिक्स लिया गया है। इसमें एमिनो एसिड्स डायरेक्टली एक दूसरे से लिंक नहीं है। आप देखेंगे अगर तो कोई पहला वाला चौथे से लिंक है, दूसरा वाला तीसरे से लिंक है, कुछ इस तरीके से इसमें अरेंजमेंट हो रखी है, लिंकिंग हो रखी है। ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स। दूसरा है बीटा प्लीटेड शीट। ये एक शीट की तरह फोल्ड हो जाते हैं एमिनो एसिड्स, तब ये बीटा प्लीटेड शीट बनाते हैं और ये भी एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। अगला आता है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बने थे यही और ज़्यादा फोल्ड होने लगते हैं और फोल्ड होके अभी तक जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स थे ये 2 डायमेंशन में आप इन्हें देख पा रहे थे, लेकिन जो टर्शरी स्ट्रक्चर्स होते हैं ये 3D स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इनमें जो अरेंजमेंट होता है एमिनो एसिड्स का वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल पे हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें सी वाला डायग्राम, ये टर्शरी स्ट्रक्चर का डायग्राम है। इसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट दोनों ही मिलके एक और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसको कि हम टर्शरी स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है 3 डायमेंशनल शेप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। यही जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स अरेंज हो जाते हैं एक 3D शेप में, तब उनको बोला जाता है टर्शरी स्ट्रक्चर। मोस्ट ऑफ दी प्रोटीन्स, ज़्यादातर जो प्रोटीन्स होती हैं
उनका फंक्शनल फॉर्म, मतलब कि जिस फॉर्म में वो काम करेंगे वो फॉर्म होता है टर्सरी स्ट्रक्चर। मतलब उनका जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर था उनमें ज़्यादातर वो कुछ भी वर्क नहीं कर पाते हैं। फंक्शनैलिटी गेन करने के लिए या उनको काम करने के लिए ज़रूरत पड़ती है कि वो अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाएं, और वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जब वो टर्शरी स्ट्रक्चर गेन करते हैं। लास्ट है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि टर्सरी स्ट्रक्चर और भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, अभी तक जो टर्सरी स्ट्रक्चर हम देख रहे थे उसमें एक ही ऐसे पॉलीपेप्टाइड है, अमीनो एसिड्स एक दूसरे से लिंक हैं और वो एक दूसरे पे फोल्ड हो गए हैं, कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं, और इस तरीके से उन्होंने टर्सरी स्ट्रक्चर बना लिया है। लेकिन जब बात आती है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे सिंगल पॉलीपेप्टाइड है और उसने फॉर्मेशन कर लिया। यहाँ पे चीज़ें कुछ डिफरेंट तरीके से चलती हैं। यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग बनाते हैं। अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को तो ये डी वाले डायग्राम में दिखा के भी रखा हुआ है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में, और यहाँ पे बताया भी गया है कि यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में होता है। तो 2 या 2 से ज़्यादा चेन्स एक दूसरे के साथ में जब बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं तब बनता है यहाँ पे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। नॉर्मली जो फंक्शनैलिटी होती है वो तो 3D स्ट्रक्चर में ही आ जाती है, लेकिन कुछ एक ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पे प्रोटीन फंक्शनल होने के लिए उसको क्वाटरनरी शेप लेना पड़ता है। अब ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है? अगर आप लोगों को पता हो तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का बहुत सिंपल एग्जाम्पल है जो हम अक्सर देखते हैं, वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, 4 डिग्री स्ट्रक्चर होता है। इसमें 2 चेन्स होती हैं, अल्फा 2 एंड बीटा 2। इन 2 चेन्स के अरेंजमेंट से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है और उसी फॉर्म में वो फंक्शन करता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा एंजाइम्स। बात करते हैं एंजाइम्स की। पहला पॉइंट है, इन लिविंग सेल्स मोस्ट कैटलिस्ट आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एंजाइम्स। जो लिविंग सेल्स होती हैं उनमें ज़्यादातर जो कैटलिस्ट होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन ही क्या होते हैं? एंजाइम्स। ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी कि जो एंजाइम्स होते हैं वो ज़्यादातर एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्रोटीन्स का आ जाता है एंजाइम्स के फॉर्म में, ताकि वो रिएक्शन को रेट को इंक्रीज कर सकें। अगला पॉइंट है, सम एंजाइम्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ज़्यादातर एंजाइम्स में 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है एक प्रोटीन पार्ट और एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। एक प्रोटीन पार्ट और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट। अब जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एपोएंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है, एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द रैंडमनेस ऑफ द कोलिजन्स बिटवीन मॉलिक्यूल। एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए वो रैंडमनेस को कम करते हैं। रैंडमनेस मतलब जो कोलिजन्स हो रहे होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये उनको इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं आप, दिखाया गया है। सबसे पहले क्या होता है, ये एक एंजाइम का स्ट्रक्चर है। एंजाइम में एक एक्टिव साइट होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है।
सबस्ट्रेट के बाइंडिंग से ही एंजाइम एक्टिव होता है। तो जो पहला स्टेप है यहाँ पे दिखाया गया है, एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट कम टुगेदर एट एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट और एंजाइम्स आते हैं, फॉर्मिंग एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्या होता है, जब एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता है तो फिर वो करवाता है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। दूसरा स्टेप देख सकते हैं, एंजाइम कैटालाइजेस रिएक्शन एंड ट्रांसफॉर्म्स सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। एंजाइम रिएक्शन को करवाता है और सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट को बनवा देता है। उसके बाद में अगला स्टेप क्या होता है, व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीट एंजाइम इज अनचेंज्ड एंड फ्री टू कैटालाइज सेम रिएक्शन अगेन ऑन अ न्यू सबस्ट्रेट। जैसे ही एक रिएक्शन कंप्लीट होती है, एंजाइम फ्री हो जाता है और फिर वो दोबारा से उसी टाइप के सबस्ट्रेट से बाइंड करके फिर और प्रोडक्ट बनाता है, और इस तरीके से एंजाइम एक रिएक्शन को कैटालाइज करता है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लिक एसिड्स। अगेन न्यूक्लिक एसिड्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और ये भी लार्ज मॉलिक्यूल्स में आते हैं। जिस तरीके से प्रोटीन एक लार्ज मॉलिक्यूल है, उसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड भी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। तो चलिए कुछ पॉइंट्स न्यूक्लिक एसिड के बारे में देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स सो नेम बिकॉज दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ सेल। सबसे पहले इनको सेल के न्यूक्लियाई में खोजा गया था, इसीलिए इनका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा गया। एंड दीज आर ह्यूज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम ह्यूमन सेल की ही बात करें, जो डीएनए प्रेजेंट होता है एक नॉर्मल सेल में, लगभग उसकी लंबाई होती है 2 मीटर, 2.2 मीटर्स। तो आप देख सकते हैं कि कितना ह्यूज मॉलिक्यूल है। दैट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। इतने ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड में। अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की, तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए, और दूसरा होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज आरएनए। A nucleic acid is a chain of repeating monomers called nucleotides. जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं न्यूक्लिक एसिड के। बहुत छोटे छोटे से जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू फॉर्मेशन करते हैं न्यूक्लिक एसिड का। अब आते हैं न्यूक्लिक एसिड में कितने पार्ट होते हैं। तो ईच न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। 3 पार्ट होते हैं डीएनए में। नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजनस बेस को। डीएनए कंटेन्स 4 नाइट्रोजनस बेसेस। 3 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन एंड गुआनिन। अगला आता है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर इज अ 5 कार्बन शुगर कॉल्ड डीऑक्सीराइबोस। शुगर जो होती है डीएनए में उसको डीऑक्सीराइबोस बोला जाता है। अटैचेस टू ईच बेस इन डीएनए, और ये जो शुगर होती है ये बेस के साथ में जुड़ी होती है। अगला है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप अल्टरनेट विद पेंटोज शुगर्स टू फॉर्म द बैकबोन ऑफ अ डीएनए स्ट्रैंड। जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये पेंटोज शुगर के साथ में अल्टरनेट करता है और बैकबोन बनाता है डीएनए की। यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल हेलिक्स डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसमें कि ये नाइट्रोजन बेसेस हैं, ये शुगर मॉलिक्यूल है और ये फॉस्फेट ग्रुप है। ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है।
अब ये दोनों एक दूसरे से जब जुड़ते हैं तब ये डबल हेलिकल डीएनए का फॉर्मेशन करवाते हैं। डीएनए की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी गई हैं। पहली है डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 strands twisted in a spiral staircase like structure called a double helix। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है इसको डबल हेलिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे ईच स्ट्रैंड कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बाउंड टुगेदर। आप इस डायग्राम में ही देख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक दूसरे के साथ में जब जुड़ते हैं तभी इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ अ डीऑक्सीराइबोस शुगर बाउंड टू अ फॉस्फेट ग्रुप एंड वन ऑफ 4 नाइट्रोजनस बेसेस एडेनिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। यहाँ पे चारों बेसेस प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। अगला पॉइंट द नाइट्रोजनस बेसेस पेयर टुगेदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू फॉर्म द स्टेप्स ऑफ द डबल हेलिक्स। जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं यही एक दूसरे से बॉन्डिंग करते हैं और ये स्टेप लाइक जो स्ट्रक्चर बनता है उसका फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एडेनिन पेयर्स विद थायमिन एंड गुआनिन पेयर्स विद साइटोसिन। उम्मीद है ये चीज सभी को पता होगी। नेक्स्ट आता है हमारा आरएनए। आरएनए के बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहला है आरएनए द सेकेंड वैरायटी ऑफ न्यूक्लिक एसिड डिफर फ्रॉम डीएनए इन सेवरल रिस्पेक्ट। काफ़ी मायने में ये जो आरएनए है वो डीएनए से अलग होता है। सबसे पहला इन ह्यूमंस आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। जो आरएनए होता है ये सिंगल स्ट्रैंड के फॉर्म में होता है। और दूसरा द शुगर इन द आरएनए न्यूक्लियोटाइड इज द पेंटोज राइबोस। पेंटोज राइबोस शुगर होती है जबकि डीएनए में पेंटोज शुगर होती है लेकिन वो डीऑक्सीराइबोस होती है। इसके अलावा जो मेजर डिफरेंस है वो है आरएनए कंटेन्स द पायरिमिडीन बेस यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थायमिन। थायमिन की जगह पे आरएनए में यूरेसिल बेस का प्रेजेंस होता है, यहाँ पे थायमिन प्रेजेंट नहीं होता है। अगर बात करें टाइप्स ऑफ आरएनए की तो यहाँ पे देखिए 3 तरीके के आरएनए प्रेजेंट होते हैं। पहला है एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए और राइबोसोमल आरएनए एंड टीआरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ये 3 टाइप्स होते हैं आरएनए के जो कि सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में। So thank you very much everyone. Follow ITLS Academy on various social media platforms as well as subscribe to our YouTube channel. Thank you very much everyone.